स्टूडेंट्स, लास्ट वीक हमने फॉरेस्ट पॉलिसी देखी थी और उसके साथ सामाजिक वानिकी के चारों अंग देखे थे। शहरी वानिकी, ग्रामीण, कृषि, समुदाय, फार्म वानिकी आदि। बच्चों, इसमें हमने 1988 की पॉलिसी और फरवरी में 7 फरवरी को 2003 को राष्ट्रीय वन आयोग का जो गठन हुआ था, उसके बाद जो वृहत रणनीति बनाई थी उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। ठीक है। और इसके अलावा सरकार ने जो कठोर कदम उठाए और उनके जो प्रयास किए उसके बारे में हल्का सा हमने देखा था। अब बच्चों, ये जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात जो है, यानी वन्य जीव और उसका संरक्षण की जो बात है बच्चों, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये जीके में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो इसलिए आपको हल्का सा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों, जैसे तुम्हें पता है, हमारे देश में तटीय जलवायु भी है, उष्ण आर्द्र जलवायु भी है, विषुवत-रेखीय भी बोल सकते हैं एक तरह से, और मरुस्थलीय जलवायु है, महाद्वीपीय जलवायु है, पर्वतीय जलवायु है। तो कहने का मतलब हमारे पास जलवायु के इतने प्रकार हैं, तो इसी प्रकार से हमारे पास वनस्पतियों के बहुत सारे प्रकार हैं, वनों के बहुत सारे प्रकार हैं, और उसी का परिणाम स्वरूप उसमें रहने वाले वन्य जीवों की भी विविधताएँ हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। भारत में हमारे पास, ये जीके के लिए आप अच्छे से याद कर लीजिए, 81,251 81,251 वन्य जीवों की प्रजातियाँ हैं, जिसमें पूरे विश्व का 6.7% है। इनवाइवरेट्स जो हैं, यानी इनवाइवरेट्स मतलब रीढ़ विहीन हड्डियाँ वाले जीव, ये हमारे पास 6,500 प्रजातियाँ हैं। मॉलिस्क जो हैं वो हमारे पास कवचधारी, वो हैं 5,000, और मछलियाँ वगैरह जो हैं हमारी वो 2,546 प्रजातियाँ। पक्षियाँ हमारे पास 2,000 प्रजातियाँ। रेंगने वाले और रेप्टाइल्स, सरीसृप जिसको बोलते हैं, वो हमारे पास हैं 458, और तेंदुए की प्रजाति है 4 प्रकार के तेंदुए की प्रजाति है हमारे पास, तथा 60,000 से अधिक कीट पतंगों की प्रजाति है। मतलब यदि आप देखें तो हमारे पास वाइल्ड लाइफ संपदा भी कितनी ज़बरदस्त है। इसलिए बच्चों, थोड़ा थोड़ा हमें पता होना चाहिए, परंतु हमारी इस वाइल्ड लाइफ में बहुत कमी आ रही है। भारत में जैसे हाथी, जिसकी संख्या पश्चिम बंगाल के जंगलों में 6,000 होती थी, और भारत के जो अन्य दक्षिणी भाग के 3 राज्य जो हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उसमें ये इतने थे लगभग 3 राज्यों में। एक सींग वाला गैंडा है ना, जंगली भैंसा, चीते, बाघ, यॉक, हिरन, बंदर, लंगूर, ये सब हमारे पास थे। हाथी जो थे उनकी संख्या केवल 1,500 हो गई बच्चों, घट करके। और तराई के क्षेत्र जो हमारा कोटद्वार हरिद्वार वाला क्षेत्र है, उसमें भी राजा जी पार्क जो क्षेत्र है, उसमें भी जंगलों हाथियों का आतंक है ना। तो कहने का मकसद, हाथी जो है मुख्यतः आसाम, फिर आपका कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु 4 राज्य, और उत्तराखंड, है ना, 5 राज्यों में ये मिलता है। और जो लगभग 6,000 था वो अब 1500 ही रह गया है। जंगली भैंसा हमारे यहाँ मिलता है असम और छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले में। शेर और चीते हमारे यहाँ सीमी क्षेत्रों में मिलते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यॉक हमारे यहाँ लद्दाख क्षेत्र में मिलता है, या हिमाचल के उत्तरी भाग में, हिमावृत भागों में, परंतु हिमाचल में कम, केवल लाहौल स्पीति वाले क्षेत्र में है। बाकी लद्दाख में इसका बहुत, सिक्किम में है, अरुणाचल में। ठीक है। हिरन हमारे यहाँ बहुत अधिक बहुतायत से मिलते हैं। बंदर हमारे यहाँ लगभग पूरे भारत में मिलते हैं। लंगूर पूरे भारत में मिलते हैं। इसी प्रकार हमारे यहाँ चिंकारा, नीलगाय, जंगली कुत्ता, लोमड़ी, गीदड़, ये सब मिलते हैं। अब रेंगने वाली जातियाँ जो हैं हमारे पास में, रेप्टाइल्स, उसकी 200 प्रजातियों में हमारे पास सांप हैं। सांप कितने प्रकार के हैं? 200 प्रकार के। कोबरा सबसे खतरनाक है, जो 5 फीट लंबा होता है, परंतु इसी में रॉक पाइथन और रेटिक्यूलेटेड्स पाइथन जो है वो 7 फीट तक लंबा होता है। लगभग 115 किलोमीटर तक ये बाहर के होते हैं। सांप जो पानी में निवास करते हैं वो कम जहरीले होते हैं। और मगरमच्छ और घड़ियाल, तो घड़ियाल मगरमच्छ का हमारा जो इसका केंद्र है संरक्षण का, वो हमारा तमिलनाडु में है ना। और बच्चों, पक्षियों के मामले में भी हम बहुत समृद्ध हैं, मतलब बहुत रिच हैं हमारे यहाँ। बर्ड्स की स्पीशीज़ लगभग 2,000 बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं, जो कि यूरोप के 3 गुने से ज़्यादा हैं। और
हमारे यहाँ माइग्रेंट वर्ड्स भी बहुत आती हैं, चाहे वो अपने नासागर हो, भरतपुर हो, मतलब बहुत सारे पॉन्ड्स के अंदर, पानी के तालाबों में माइग्रेंट वर्ड्स आपकी साइबेरियन क्रेन वगैरह सब आती हैं। और हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अब बच्चों ये सारा औद्योगिकरण, भूमि, घरों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, नई नई इमारतें, बड़े बड़े भवनों का निर्माण, जंगल, पशु जानवरों के लिए चारागाहों की कमी के कारण, और पशुओं के जो बहुमूल्य अंग, उनकी हड्डियाँ, दांत, खाल, आंतड़ियाँ, ये सब अंतर्राष्ट्रीय स्मगलिंग के अंदर या ये बहुत ज़्यादा कीमती होने, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत ज़्यादा कीमती होने के कारण जानवरों की मतलब जानवरों को मारने का बहुत ज़्यादा एक तरह से व्यापार चला। और ये इस पे कठोर कानून सरकार ने बनाए, तो अब थोड़ा सा इसमें कंट्रोल है एक तरह से। तो इस प्रकार से जो वन्य शिकार के लोग शौकीन थे, उसमें भी कमी आई है। जंगलों की आग को रोकने के लिए सरकार ने बहुत काम किए हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास इस प्रकार की स्पीशीज़ हैं। अब बच्चों, भारत में जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हुआ है बच्चों, ये हमारे यहाँ आखेट करने के जो चित्र हैं, पेंटिंग्स हैं, वो ईशा से 6000 वर्ष पूर्व की देखने को मिलती हैं। आज याद है अपने कॉलेज में पिछले साल एक कुकू भैया आए थे बूंदी से, उन्होंने जो गुफा खोजी है बूंदी के पास में, तो प्रागैतिहासिक एंशंट टाइम की जो लीनियर स्केचेस जो हैं उसके बारे में उन्होंने चर्चा की थी, है ना। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे यहाँ कुछ समाज, इसके जैसे राजस्थान में विश्नोई समाज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन में महिलाओं की भूमिका अभी जस्ट हमने पिछले लेक्चर में बात की। तो कुल मिलाकर के भारत में इस तरह से 29 सिद्धांतों का पालन करते हैं हम, मतलब संस्कृति को, जैसे हम पेड़ को बोलते हैं ना, एक पेड़ 100 पुत्रों के बराबर है, क्योंकि वो इतनी ऑक्सीजन देता है और इतने लोगों को जीवन के लिए सहायता मिलती है। और हमारे यहाँ हर चीज़ के लिए कहते हैं राम जी री चिड़िया राम जी रो खेत, यानी नेचुरल कंजर्वेशन की बात करते आए हैं। इतना हास कभी नहीं हुआ जितना 70s और 80s में हुआ। इसलिए हमारे यहाँ 1972 में 1972 में वन्य जीवन सुरक्षा कानून बनाया गया, वन्य जीव सुरक्षा कानून, है ना, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेटिव कंजर्वेटिव लॉ बनाया गया, कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। और इसमें सभी राज्यों ने स्वीकार किया, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। और जम्मू कश्मीर जो है वो अपना कानून बनाता है। और इस हमारे कानून के 2 मुख्य उद्देश्य थे, 2 अधिनियम हैं इसमें। एक अधिनियम के तहत अनुसूची में सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना तथा नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानून सहायता प्रदान करना, ठीक है। जो 72 में कानून बना था वन्य जीव सुरक्षा कानून, उसमें पहला ये था कि जो बहुत ज़्यादा संकट में प्रजाति हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, नेशनल पार्क और पशु विहार ऐसे संरक्षित क्षेत्र बनाए जाएं, कानून सहायता प्रदान की जाए। फिर उसके बाद अधिनियम को 1991 में पूर्ण संशोधित किया, 72 में बना था और 1991 में इसको वापस रिवाइज किया और कठोर कानून, मतलब इसमें कठोर सज़ा देने की बात कही। मैंने कहा ना, जो फॉरेस्ट स्मगलिंग करते हैं उसको सीधे जेल, और शायद आपने एक नाम सुना हो संसार चंद का, वो तो उससे बड़ा शायद वाइल्ड लाइफ के अंदर अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसने बहुत ज़्यादा इस तरह की वन्य संपत्ति को इंटरनेशनल मार्केट में सेल आउट किया हो। और बहुत सारे नाम हैं, परंतु मतलब एक छोटा सा नाम इससे ताकि याद रहे आपको, और कोई दूसरा मतलब नहीं है मेरा इसमें। तो कठोर कानून देने का प्रावधान रखा गया और प्रजातियों को संरक्षण की बात की गई। अब बच्चों हमारे यहाँ नेशनल पार्क्स भी हैं। ये नेशनल पार्क क्या होते हैं बच्चों? राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं इनको। राष्ट्रीय उद्यान एक या अनेक परितंत्रों वाला वृहद क्षेत्र होता है। परितंत्र होते हैं इकोसिस्टम्स, है ना। तो एक इकोसिस्टम, 2 इकोसिस्टम या 2 या 3 इकोसिस्टम उसमें इंट्रोड्यूस हुए हैं। जैसे आपने शायद सुना हो रीवा में वाइट टाइगर कंजर्वेशन है ना, वाइट टाइगर, सफ़ेद बाघ का। और
हैं उसमें बाग देखे हैं मैंने लास्ट ईयर। तो जीव जंतुओं की प्रजातियों में भू आकृति स्थलों को आवासों को संरक्षित किया गया है, नए पेड़ पौधे लगाए गए हैं, विशेष वैज्ञानिक शिक्षा और मनोरंजन के कार्य किया गया है। राष्ट्रीय उद्यानों में संपूर्ण वन्य जीवों को संरक्षण दिया गया है और वन्य जीव अभयारण्य वे क्षेत्र हैं वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र वो हैं जहाँ वन्य जीव को और पक्षी अपने प्राकृतिक पर्यावरण को बनाए रखते हैं। जैसे खासकर हम बाघ वगैरह या शेर वगैरह इसमें संरक्षित करते हैं। जैसे मैंने गिरिडीह फॉरेस्ट आपको बताया है और अभी मैंने आपका रीवा का वाइट टाइगर सेंचुरी बताई है और बहुत सारे अपने वेस्ट बंगाल के अंदर, आसाम के अंदर तो कांजीरंगा वगैरह जैसे है ना। तो ये पक्षियों के जो जंगली जीव आश्रय स्थल जो हैं हमारे यहाँ, जैसे ग्रेट हिमालयाज़ में हैं, जम्मू कश्मीर में दाची ग्राम में हैं और हमारे यहाँ जो राजा जी नेशनल पार्क है वो तो अलग है हमारा, जंगली में हमारे आ जाते हैं। और फूलों की घाटी जब वनस्पति को लेकर के है। कॉर्बेट पार्क हमारा आ गया तो उसमें बनवासी जो है, बनवासी नेपाल के फुटहिल पे है हमारा, वो आपका आ गया इसमें। और दूसरे हमारे जलदपारा आ गया, मानस असम में आ गया, कांजीरंगा आ गया जंगली उसके अंदर जंगली जीव आश्रय स्थल में। और पोरबंदर के पास में हमारा ये रन ऑफ कच्छ में गधों वगैरह का जो है। और ऐसे हमारे ये पालाघाट यानी जो केरल है इसमें पेरियार, पालाघाट और कर्नाटका में बांदीपुर और तमिलनाडु का मुदुलमलई है ना। ये ऐसे हमारे ये इम्पॉर्टेंट वाले मैंने आपको बताए हैं। होपफुली आप मैप में इन जगहों को देखना और जानने की कोशिश करना। अब पक्षी आश्रय स्थल हमारे यहाँ जो हैं, पक्षी आश्रय स्थल में जैसे हमारे राष्ट्रीय पार्क में तो हमारा जैसे सरिस्का और भरतपुर है ना। सरिस्का और भरतपुर का सरिस्का तो वाइल्ड लाइफ है, सॉरी और जहाँ पे बाघ शेर हैं अपने, भरतपुर जो है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है। और मरुस्थल का जैसलमेर में हमारा ऊँटों का है। और गधों का मैंने बता ही दिया आपको, कच्छ, रन ऑफ कच्छ में। गिर में हमारा बाघ का है। कन्हेरी जगह जो है बेटा, जिसमें महाराष्ट्र के अंदर ये महाराष्ट्र में पूना के बॉम्बे और उसके बीच में कन्हेरी और पोचरम भी है, तादोबा भी है महाराष्ट्र के हमारा एकदम जो रीवा वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश के नीचे बस्तर के क्षेत्र के पास में। कान्हा है, कान्हा तो एमपी में ही है। और सिमलीपाल है, सुंदरबन है, राजदेवड़ा बेटा ये आपका आ गया बिहार में है ना। महानदी का है। और हमारा है नमधापा आपका ये अरुणाचल के जस्ट नीचे नागालैंड के पास में है, ये है बॉर्डर पे। तो इस प्रकार से ये हमारे इम्पोर्टेंट क्षेत्र हो गए। वेदांत दंगल जो है तमिलनाडु का, ये रह गया था मेरे मुंह से अभी है ना। कवल, एंटुरनंगम ये हिरण का है। कन्हेरी भी हिरण का है बच्चों है ना। तादोबा भी हिरण का है और एंटुरनंगम भी हिरण का है। और प्लस आपके अजमेर के पास में भी नसीराबाद के अंदर यहाँ पे भी हिरण का बनाया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान इनको हमने बोला। इनमें अभयारण्य और सूक्ष्म राष्ट्रीय उद्यान में बेटा थोड़ा अंतर होता है। अभयारण्य में हम अनुमति के बिना शिकार करना मना है, लेकिन चराई, गौ पशुपालन का आना जाना नियमित होता है। याद रख लीजिए इस बात को। मतलब बिना अनुमति, बिना पास बनाए आप इसमें जा नहीं सकते हैं, परंतु आसपास के गांव के लोगों को गौचारण, पशुओं का आना जाना इसमें हो सकता है। और राष्ट्रीय उद्यानों में शिकार और चराई पूर्णतः वर्जित होती है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यानों में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हमारे पास 103 नेशनल पार्क हैं। कितने? 103 नेशनल पार्क हैं और 528 वन्य प्राणी अभय वन है। मतलब फॉरेस्ट के जो हमारे पास सेंटर्स हैं 528 हैं वन्य प्राणियों के लिए। ठीक है, अब बच्चों इसमें थोड़ा सा जो है मैं आपको ये कॉम्पिटिशन्स की किताबों में, एटलस वगैरह में मिल जाएगा। जो हमारे पास में
अभी तक जो मेरे पास रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में हमारे वन्य प्राणी अभयारण्य वन है, ठीक है, 28, और उसके बाद हमारे हैं 27 कर्नाटका में और 25 हैं मध्य प्रदेश में। मैंने फर्स्ट दिन जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको कहा था कि स्पीशीज़ की वैरायटी हैं, फॉरेस्ट की कैटेगरी की भी वैरायटी हैं, ये इसलिए कहा था। और हिमाचल का वन क्षेत्र भारत के 5वें में है, परंतु लास्ट ईयर यानी 2018 में हिमाचल को सर्वाधिक वन प्रसारित क्षेत्र के लिए अवार्ड मिला था, ठीक है। सरकार अवार्ड देकर प्रोत्साहित करती है। और तमिलनाडु में बच्चों जो है हिमाचल में 28 और तमिलनाडु में जो है इसके 29 हो गए। तो वन्य अभयारण्य मतलब इसमें 28 और 29 इसका टफ कंपटीशन है। परंतु यदि हम आइलैंड्स की बात करें, द्वीपों की बात करें, अच्छा सॉरी ये पॉइंट थोड़ा छोड़ दीजिए बच्चों। महाराष्ट्र में 41 हैं और अंडमान निकोबार में 96। महाराष्ट्र का ये वेस्टर्न घाट जो एरिया है ना बेटा, सह्याद्री माउंटेन्स बच्चों, उसको पूरा कंजर्वेटिव उसमें बना लिया है, इसलिए थोड़ा सा इसका जोग्राफिकल कंडीशंस चेंज हो गई हैं। और हमारे यहाँ जी मंडल निश्चय, ओहो सॉरी